नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली के विकास का अध्ययन करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से खड़ी बोली उस बोली को कहते हैं जो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला, कलसिया और पटियाला में बोली जाती है। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासकों के प्रभाव और व्यापकता के कारण खड़ी बोली और हिंदी समानार्थी बन गई। 14वीं सदी में सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने हिंदी में काव्य की रचना की। उसकी मुकरियाँ तथा पहेलियाँ खड़ी बोली में है, परंतु उस काल में ब्रज भाषा और अवधी भाषा काव्य भाषाएं होने के कारण खड़ी बोली साहित्यिक भाषा में नहीं चल सकी। खड़ी बोली की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो अकबर के दरबारी कवि गंग की कृति है। इसका रचनाकाल 1570 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना खड़ी बोली गद्य में लिखी है। साहित्यिक खड़ी बोली के विकास की दिशाएं 19वीं सदी के दो खंडों में देखी जा सकती है, पूर्व हरिश्चंद्र काल में और हरिश्चंद्र काल में। पूर्व हरिश्चंद्र काल 1799 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। इसमें जॉन गिलक्रिस्ट को भारतीय भाषाओं के अध्यापन के लिए नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाना था। गिलक्रिस्ट के सहायक के रूप में इंसा उल्ला खान, लल्लू लाल एवं सदल मिश्र नियुक्त किए गए, जिनकी सहायता से अनेक पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित किए गए। साथ ही कई मौलिक रचनाएं भी प्रकाश में आई। इंसा उल्ला खां की रचना रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी गई। यह आधुनिक काल में लिखी गई हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना है। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती है। इनकी भाषा में पंडिताऊपन है। उनमें कुछ अनुवाद है, कुछ के वे सहलेखक हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। अन्य रचनाओं में सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और लतायफे हिंदी उल्लेखनीय है। इनकी रचनाओं में उस युग की सब विशेषताएं दिखाई पड़ती है। गद्य के पदबंधों में लयात्मकता और तुकबंदी, अलंकारों, लोकोक्तियों और मुहावरों से भाषा का श्रृंगार, नाना बोलियों का सम्मिश्रण, दक्षिणी हिंदी के आतियाँ जातियाँ जैसे प्रयोग इत्यादि। सदल मिश्र की 3 कृतियों नासिकेतोपाख्यान 1800 ईस्वी, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी शैली भी अपने ढंग की थी। वे बिहार के रहने वाले थे, इससे उनकी खड़ी बोली में पूर्वी प्रयोग कुछ अधिक है। सदा सुखलाल यद्यपि दिल्ली के रहने वाले थे, कायस्थ थे और उर्दू के अच्छे लेखक और कवि थे, तो भी उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को अपनाया जिसमें पंडिताऊपन और पूर्व पश्चिम की बोलियों का सम्मिश्रण था। फिर भी अन्य लेखकों की तुलना में उनकी भाषा मानक हिंदी के अधिक निकट आने लगी थी। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के इन 4 लेखकों ने खड़ी बोली के साहित्यिक क्षेत्र का विस्तार अवश्य किया, किंतु वे भाषा का कोई व्यवहारिक मानक या प्रतिष्ठित स्वरूप उपस्थित नहीं कर सके। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। वे बिना मूल्य के पैम्पलेट जनता में वितरित करते थे, जिनमें अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। शिक्षा क्षेत्र में नवीन विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने में भी अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों का योगदान है। पत्र पत्रिकाएं भारतेंदु पूर्व काल में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। इन पत्र पत्रिकाओं ने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी का सबसे पहला पत्र उदंत मार्तंड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 1828 में कलकत्ता से बंगदूत निकला, जिसे सरकार ने 1828 में बंद कर दिया। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार 1844 में छपने लगा। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। 1854 में कलकत्ता में समाचार सुधा वर्षण नाम का दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली। खड़ी बोली में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के 50 वर्ष बीतने के बाद राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने स्वतंत्र रूप से 2 नई शैलियों का विकास किया। राजा शिवप्रसाद की भाषा में पहले तो हिंदीपन ही अधिक था, परंतु जब से वे शिक्षा विभाग के अधिकारी हुए, चाहे जिस कारण से हो, धीरे धीरे उनकी भाषा में उर्दूपन बढ़ता गया।
उनकी रचना उर्दू के ढंग पर होने लगी। वास्तव में वे हिंदी को व्यापक बनाने के लिए उसे उर्दू के निकट लाना चाह रहे थे, ताकि दोनों में बहुत अंतर ना रहे। इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा में खड़ी बोली का प्रवेश हुआ और बच्चों को शुद्ध भाषा सिखाने की चिंता में खड़ी बोली का स्वरूप निखरा। क, ख, ज, फ, ग, झ 5 अरबी फारसी ध्वनियों के चिन्हों के नीचे बिंदी लगाने का रिवाज राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने ही चलाया। नकी वर्तनी में द्विरूपता पाई जाती है, जैसे सकता, सकता, उसका, उसका, उनने, उनने। इनकी भाषा व्याकरण सम्मत और सरल है। प्रगतिवादी कवियों ने इसे काव्य में भी स्थान दिया और गद्य में भी, और आज भी एक अच्छा खासा वर्ग है जो इस शैली को पसंद करता है। राजा साहब की भाषा शैली के प्रतिनिधि राजा लक्ष्मण सिंह थे। राजा लक्ष्मण सिंह का लक्ष्य था विशुद्ध हिंदी, जिसमें उर्दूपन कतई ना हो। शकुंतला नाटक और मेघदूत के हिंदी अनुवाद में ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया। आइए अब हम जानते हैं हरिश्चंद्र युग को। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन के साथ ही खड़ी बोली का व्यवहारिक रूप लेकर आए। उन्होंने कई नाटक, कहानियाँ, निबंध आदि रचनाएं की। नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, विशस्य विस्मौसधम, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति आदि अनेक मौलिक और अनुदित हैं। इनमें पद्य की भाषा तो ब्रज भाषा है और गद्य में ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो धीरे धीरे व्यवहारिक खड़ी बोली बनती गई। भारतेंदु ने राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण प्रसाद की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने इन भाषाओं के इतने भर शब्द ग्रहण किए जिनसे भाषा का हिंदीपन बना रहे, उन शास्त्रीय भाषाओं से अनभिज्ञ पाठकों को दुर्बोध ना हो। प्रत्येक शैली में विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। पहला, जिसमें संस्कृत के बहुत से शब्द हैं, जैसे कैसी अपूर्व और विचित्र वर्षा ऋतु सांप्रत प्राप्त हुई है, अनवरत मेघाच्छन्न रहता है। दूसरा, जिसमें संस्कृत शब्द थोड़े से हैं, जैसे सब विदेशी लोग घर फिर आए और व्यापारियों ने नौका लादना छोड़ दिया, पुल टूट गए, बांध टूट गए। तीसरा, जिसमें तद्भव प्रधान हिंदी है, जैसे पर प्रीतम अब तक घर ना आए, क्या उस देश में बरसात नहीं होती या किसी सौत के फंदे में पड़ गए। चौथा, जिसमें फारसी शब्द विशेष है, जैसे खुदा इस आफत से जी बचाए, प्यारे का मुंह जल्द दिखाए, सबो रोज दिलवर की सोहबत रहे, रंजो गम दूर हो। पांचवा, जिसमें अंग्रेजी शब्द मिले हुए हैं, जैसे कंपनियों के सैकड़ों गैंग इधर से उधर कुली लोग लिए फिरते हैं, लालटेन में गिलास बल रहे हैं। छठवां, जिसमें लेखक की अपनी काशी की पूरबिया बोली है, जैसे का साहेब आप कब्बो कलकत्ता गए हो कि नाही, ना गए हो तो एक बेर हमरे कहे से उस शहर को आप जरूर देखो इत्यादि। ये सब शैलियाँ 19वीं सदी की खड़ी बोली का प्रतिनिधित्व करती है। भारतेंदु युग में शब्द प्रयोग संबंधी अनेक रूपता के साथ ही रचनात्मक और व्याकरणिक अनियमितताएं अधिक है। बात यह है कि इन लेखकों का मुख्य उद्देश्य रचनाएं करके हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना था, अतः वे भाषा की व्याकरणिक और वर्तनी की शुद्धता के प्रति सतर्क नहीं थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध की भाषा स्थिति का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके युग के साथ खड़ी बोली की उन्नति के लिए बहुत सक्रिय थे और उन्होंने मौलिक कृतियों तथा अनुवाद द्वारा साहित्य को समृद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु उनकी भाषा शैली परिमार्जित नहीं हो पाई थी। अतः सामान्य रूप से भाषा का गठन, शब्दावली प्रयोग तथा कथ्य की अव्यवस्था बनी रही। भारतेंदु भाषा नीति के संबंध में जागरूक अवश्य थे। उन्होंने राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पद्धति में से एक बीच का मार्ग निकाला तो, परंतु प्रायः लेखकगण अपने अपने ढंग से चलते रहे। कुछ ने उर्दू फारसी शब्दावली की भरमार कर दी और कुछ फारसी शब्दों का बहिष्कार करने के पक्ष में थे। कुछ लेखक संस्कृत गर्भित भाषा को और कुछ तद्भव तथा बोलियों के शब्दों का समावेश करके अपनी अपनी शैली चला रहे थे। किसी किसी की एक ही रचना में
कहीं पर संस्कृत शब्दों की बहुलता है तो कहीं तद्भव शब्दों की और कहीं कहीं पर मिश्रित भाषा का भी प्रयोग है। ऐसे प्रयोग भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे अग्रणी साहित्यकारों की रचनाओं में भी यत्र तत्र मिलते हैं। अनुदित रचनाओं में भाषा की अनियमितताएं अधिक, काव्य भाषा में ब्रजभाषा का प्रयोग चलते रहने के कारण खड़ी बोली की रचनाओं में भी ब्रजभाषा का पुट अधिक मिलता है। तात्पर्य यह है कि इस युग में खड़ी बोली साहित्य की वेदी पर प्रतिष्ठित तो हुई, परंतु उसमें एक आदर्श की स्थापना नहीं हो पाई। भाषा के क्षेत्र में अस्थिरता, स्वच्छंदवादिता और अराजकता बनी रही। इसको दूर करने का श्रेय 20वीं सदी के आरंभ में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिलता है। उन्होंने ही इस भाषा का आदर्शीकरण और स्थिरीकरण किया। आइए अब पढ़ते हैं 20वीं सदी में साहित्यिक खड़ी बोली के विषय में। खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का भार संभाला। किसी विवाद में ना पड़कर वे साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर बल देते थे। वे तद्भव शब्दों के पक्षपाती थे, परंतु विषय और भाव के अनुसार संस्कृत या उर्दू के शब्दों का व्यवहार भी चाहते थे। वे लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे आदि उनके द्वारा उत्साहित होकर इस उपक्रम में सम्मिलित हुए। कई अन्य लेखकों पर भी उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त जैसे शैलीकर उनके सिद्धांतों से सहमत होकर लिख रहे थे। सरस्वती के पन्ने खड़ी बोली में लिखने वाले गद्य और पद्य के सभी साहित्यकारों के लिए खोल दिए गए। साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई। गद्य तो भारतेंदु युग में ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब पद्य की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी। ब्रज भाषा के साथ भाषा शब्द जुड़ा रहा है। युग परिवर्तन ऐसा हुआ कि वह शताब्दियों बाद पुनः अपने क्षेत्र में सीमित हो चली, अर्थात बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली, जिसके साथ बोली शब्द लगा है, भाषा बन गई और इसका नाम हिंदी हो गया। अब इसका क्षेत्र मेरठ और उसके आसपास का प्रदेश ही नहीं रह गया, अपितु वह सारे उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई। बोली को भाषा बना देने में उर्दू लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साहित्य में, विशेषतः गद्य साहित्य में पहले पहल उन्होंने ही इसका प्रयोग किया और वे इसको व्यापक और लोकप्रिय बनाने में पूर्णतया सफल हुए। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली। छायावादी युग 1920 से 1936। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावादी युग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रसाद, निराला, पंत महादेवी और राजकुमार वर्मा आदि की साधना फलवती हुई। इस युग की रचनाएं सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम की विविध दशाओं, विचारों के अंतर्द्वंद, प्रकृति की चेतना शक्ति, नारी के स्वरूप आदि अनेक विषयों से संबंधित भावों को अभिव्यक्त करने में हिंदी सामर्थ्यवान हुई। अब कोई नहीं कह सकता कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रजभाषा से कम पड़ती है। हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ। अभिव्यंजना की विविधता, बिंबों की लाक्षणिकता, ब्रजभाषा का सा रसात्मक लालित्य छायावादी युग की भाषा की अन्यतम विशेषताएं हैं। उनमें वाग्वैचित्र्य तो है, पर ब्रजभाषा जैसी कलाबाजी और मिथ्या कल्पना का अभाव ही है। भावों, मूर्तिकरण और प्रतीकों के सुष्ठु विधान में भाषा में स्पष्टता, सरसता और मधुरता संचारित हुई है। इस युग के कवियों ने हिंदी का शब्द शोधन और शब्द चयन अधिकारपूर्ण सावधानी से किया है। भाषा के साधक अच्छे कवियों ने तुक मिलाने के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ ऑपरेशन नहीं किया। हाँ, जब भाषा ने भावों का साथ नहीं दिया तो उन्होंने नए शब्द गढ़ लिए, जिनसे हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध हुआ है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के अधिकाधिक प्रयोग से खड़ी बोली में शास्त्रीयता के साथ लालित्य आया है। शुरू में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे भाषा प्रवाहमय, सरल और व्याकरण सम्मत होती गई है। निराला के पांडित्य, पंत की कला, प्रसाद की संगीतात्मकता और महादेवी की भाषा की मधुरता तथा प्रवाहमयता पर आलोचक मुग्ध हैं। इस युग के अन्य साहित्यकारों का भी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण अवदान है। कवियों में राजकुमार वर्मा अपनी स्वच्छ और शुद्ध भाषा के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी मुहावरेदार सरल और प्रवाहमय हिंदी के लिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन शैलियों के विविधता के लिए, सुभद्रा कुमारी चौहान
ओजपूर्ण सीधी साधी अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। आइए अब प्रगतिवादी युग 1936 से 1946 का अध्ययन करते हैं। वास्तव में छायावादी युग के अंतिम चरण में ही पंत और निराला आदि कवियों का रुझान समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़ने लग गया था। देखिए कुकुरमुत्ता निराला, मानव श्रीमन्नारायण अग्रवाल, हुंकार दिनकर, बादल भगवती चरण वर्मा, कुमकुम बालकृष्ण शर्मा नवीन। इस आरोप को उन्होंने सुन लिया कि छायावादी कवि बाह्य जगत में विचरते हैं, जन जन के सुख दुख की चिंता ना कर अपना ही रोना रोते हैं। अतः वे मानसिक भूमि से उतरकर वस्तु जगत के धरातल पर आने लगे। शीघ्र ही एक आंदोलन सा खड़ा हो गया। निम्न वर्ग के एक विशाल समुदाय, गरीब, किसान, पीड़ित और शोषित मजदूर और सामान्य जन के प्रति सहानुभूति जागी। स्वभावतः साहित्यकारों ने अपनी इस सहानुभूति को जनभाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया। समाज को बदल देने की आवाज़ उठी। पूंजीवादी बुर्जुआ समाज के प्रति रोष बढ़ा और इस रोष की प्रखर, व्यंग्यपूर्ण, चुटीली भाषा का विकास हुआ। राष्ट्रीयता और देशभक्ति, प्रेम और प्रकृति आधुनिक युग के कवियों के निरंतर विषय रहे हैं। भाषा विकास की दृष्टि से कुछ विशेष उल्लेख करने की बात मिलती। हाँ, इतना अवश्य है कि ऐसे प्रसंगों में भाषा का स्तर कुछ ऊंचा है, उसमें लाक्षणिकता भी है, अभिव्यंजना की गहराई भी है। शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और नागार्जुन प्रगतिवादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अब हम प्रयोगवादी युग 1943 से आगे तक का अध्ययन करेंगे। हिंदी काव्यधारा के इतिहास में विषय वस्तु, छंद, अलंकार या भाषा के संयोजन में प्रयोग तो सदा होते ही रहे हैं, परंतु आधुनिक युग का तथाकथित प्रयोगवाद एक संगठित और व्यापक धारा के रूप में सामने आया है। अर्थात इसके प्रयोक्ता कवि एक साथ उठे और हिंदी काव्य जगत पर छा गए। जिस प्रकार द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में कल्पना प्रधान छायावाद, रहस्यवाद और फिर इससे ऊबकर जनवादी प्रगतिवाद का उत्थान हुआ, उसी प्रकार प्रगतिवाद की प्रतिबद्ध नीरस और एकरस धारा के साथ न चल पाने वाले कवि नए विषयों, नए छंदों, नए प्रतीकों और नई भाषा तथा शैली की खोज करने लगे। इन पर टी.एस. इलियट और फ्रायड का प्रभाव भी पड़ा। 1943 से अब तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें इस धारा के 28 कवियों की प्रतिनिधि कविताएं हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में भी प्रयोगवादी कविताओं का प्रकाशन हुआ है। अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता इस धारा के प्रतिनिधि और प्रमुख कवि हैं। इनका कहना है कि यह कविता वाद मुक्त है, इसीलिए इसे प्रयोगवादी कविता नहीं अपितु प्रयोगशील कविता या नई कविता कहना उचित होगा। प्रयोगों की खोज अब भी जारी है। अब हम समकालीन काव्य भाषा की स्थिति का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के सौभाग्य से नई कविता का गीतात्मक रूप नवगीत विकसित हुआ है, जिसमें भाषा की सरलता भी है, प्रेषणीयता भी है और रसात्मकता भी है। शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रमानाथ अवस्थी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ, नरेश मेहता आदि की कविताएं इसका प्रमाण है। इनकी भाषा व्यंग्यात्मक है, चुटीली है और अब बिल्कुल नई पीढ़ी के कवियों का उदय हो रहा है, जिनका प्रतिनिधित्व बद्रीनारायण, बोधिसत्व और विशेषता धूमिल कर रहे हैं, जो हिंदी की अपार क्षमता का उपयोग करने की आशा दिला सकते हैं। ये लोग पिछले युगों की उपलब्धियों और अनुपलब्धियों का जायजा लेकर अपनी राहें निकालने में लगे हैं। पुराने कवियों में भी मोड़ आता जा रहा है।